हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर एस ब्लॉक के अंदर कंपाउंड्स को डिस्कस किया था ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जहां पर हम लोगों ने बात की थी कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके नेचर के बारे में। लास्ट क्लास हमने हैलाइड्स को डिस्कस किया था एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, और उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी। हमने BeCl2 की स्ट्रक्चर की बहुत इंपॉर्टेंट एक बात की थी कि उसकी स्ट्रक्चर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वेपर स्टेट में वो एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि सॉलिड स्टेट में क्या करता है, वो एक पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक, उसके अलावा इन कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था, इनका कोवेलेंट नेचर, आयनिक नेचर, इनकी सॉल्युबिलिटी, है ना, और थर्मल स्टेबिलिटी, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं, कुछ और कंपाउंड से मिल रहे हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिनसे हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी सीरीज में जो अगली सीरीज है कंपाउंड्स की, दोज आर हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखो, जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, दे ऑल फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ टाइप MH2। ठीक, तो सारे के सारे मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं ऑफ टाइप MH2। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी वो ये कि BH2 एंड MgH2 these are predominantly covalent. These are predominantly covalent and have polymeric structure. ठीक, तो आपका BH2 और MgH2 कोवेलेंट होते हैं नेचर में, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वेयरएज जो अदर हैलाइड्स हैं आपके पास CH2, SrH2 एंड BaH2, ये सब के सब कैसे होते हैं आपके पास, ये आपके आयनिक हाइड्राइड्स। ठीक, तीसरा, अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनकी स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कंपेयर करके। बेरिलियम हाइड्राइड की पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है जिसमें HBeH इस तरह का ये ब्रिज बॉन्ड बनता है, ये H ये B इधर से एक्सटेंड होता जाएगा लाइक दिस, है ना, इधर से भी ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये एक्सटेंड होता जाएगा। तो इस तरह से यहां पर देखो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनती है। उस पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के अंदर ये जो आपका ब्रिज बॉन्ड होता है, ये मैंने आपसे लास्ट क्लास भी डिस्कस किया था। इस बॉन्ड के 3 सेंटर है, बेरिलियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम। लेकिन इन दोनों बॉन्ड्स के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल इस पूरे ब्रिज के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। इसलिए इस तरह के बॉन्ड को हम लोग 3C2E बॉन्ड बोलते हैं, जिसका मतलब होता है 3 सेंटर्ड, दिस इज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इस तरह से BH2 की पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनती है और उसके अंदर 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म होता है। सेम स्ट्रक्चर MgH2 के लिए भी होगी, बस बेरिलियम को कौन रिप्लेस कर देगा, Mg2+ आयंस रिप्लेस करते जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखें, BH2 की स्ट्रक्चर ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पहले ही डिस्कस कर ली थी। फर्दर कुछ और छोटी मोटी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन हाइड्राइड्स के बारे में देखो। दीज हाइड्राइड्स on reaction with water release हाइड्रोजन गैस। अगर आप इनमें से किसी मेटल हाइड्राइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH2 और CH2 की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये CaOH होल ट्वाइस प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक, तो इनमें से किसी भी हाइड्राइड की रिएक्शन आप वाटर से करवाओ, आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। और इस रिएक्शन की वजह से क्या है, ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, these all hydrides can act as रिड्यूसिंग एजेंट्स। मतलब
ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करके सामने वाली स्पीसी को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्राइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और ये रिलीज हाइड्रोजन गैस किसी और कंपाउंड को रिड्यूस करने के काम में आ सकती है। तो 3-4 छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है जो आपको इन हाइड्राइड्स के बारे में ध्यान रखनी है। फर्दर एक एक्स्ट्रा पॉइंट, ऑल्दो चांसेस कम है आपसे पूछे जाने के, बट फिर भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जो आपका BH2 है, BeH2, इस BH2 को बनाने के ना 2 तरीके होते हैं, ठीक। एक हम BH2 को बना सकते हैं BeCl2 की रिएक्शन LiAlH4 के साथ करवा के। तो अगर आप बेरिलियम क्लोराइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाओ तो आपको क्या मिलता है, एक तो मिलेगा आपको BeH2 अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ LiCl प्लस मिलेगा AlCl3। तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, अब क्या आ गया 2BeCl2, ये बनाएगा 2BeH2 LiCl प्लस AlCl3। तो एक तो आप LiAlH4 या फिर आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, इसे आप LAH भी बोलते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो यहां से जो बेरिलियम हाइड्राइड मिलता है ये होता है इम्प्योर, इसमें कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, ठीक। अगर आपको प्योर बेरिलियम हाइड्राइड बनाना है तो प्योर बेरिलियम हाइड्राइड बनाने के लिए आप क्या करते हो, BeCl2 की रिएक्शन LiAlH4 की जगह आप LiBH4 से करवाते हो। याद है NaBH4 Li है ना, NaBH4 LiLH4 होता है, सेम वैसे ही LiBH4 है लिथियम बोरोहाइड्राइड। तो लिथियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाओगे तो ये बनाएगा एक तो आपका BeH2 अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ LiCl और साथ में बनाता है B2H6। तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो और यहां से जो आपको ये 2LiCl हो आएगा, यहां से जो आपको BeH2 मिलेगा, दिस विल बी योर प्योर बेरिलियम हाइड्राइड। तो ये एक्स्ट्रा रिएक्शन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हो सकता है कभी कहीं ना कहीं काम में आई जाएगी कि अगर आपको BeH2 इम्प्योर बनाना है या अगर आप LH से रिएक्ट करवा रहे हो तो आपको इम्प्योर BeH2 मिलेगा, और अगर आप इसकी रिएक्शन LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड से करवा रहे हो तो आपको प्योर BeH2 मिलेगा। तो 3-4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हाइड्राइड्स की। पहला, सबके सब MH2 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं जिनमें से बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स कोवेलेंट है, बाकी सारे आयनिक है। सिंस बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स कोवेलेंट है, इनकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है सॉलिड स्टेट में। तीसरा, ये सबके सब पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, इसलिए एज रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट, ये इम्प्योर BH2। अच्छा, कभी अगर आपको इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर अरेंज करना पड़ जाए तो सिंपल है, डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, BeH2 MgH2 CaH2 SrH2 और आपके पास क्या आएगा लास्ट में BaH2। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटल एटम का साइज बढ़ रहा है तो जो BaH बॉन्ड बनेगा इसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पर इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, कॉपी करो, फिर मूव करते हैं अपनी अगली सीरीज ऑफ कंपाउंड पे, दैट इज नाइट्राइड्स एंड कार्बाइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो देखो जो नेक्स्ट अपनी सीरीज है दैट इज नाइट्राइड्स। नाइट्राइड्स में आप जानते ही हो N3 माइनस आयन होता है, तो जो N3 माइनस आयन होता है इसको हम नाइट्राइड आयन बोलते हैं। और जब भी ये मेटल्स N3 माइनस से रिएक्ट करते हैं तो दीज ऑल फॉर्म नाइट्राइड्स ऑफ टाइप M3N2। अभी देखो ये जो पॉइंट है इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल से क्या करता है, डिफर करता है। अगर हम एल्कली मेटल से डिफर करता है। अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में, तो एल्कली मेटल्स में कौन कौन आ गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब डिफरेंस क्या है, वह सिंपल है डिफरेंस है, ये सबके सब नाइट्राइड्स बनाते हैं
ऑल फॉर्म नाइट्राइड्स। सोडियम से लेकर सीजियम तक सबके सब नाइट्राइड्स नहीं बनाते हैं। ओनली लिथियम फॉर्म नाइट्राइड, और ये नाइट्राइड ऑफ टाइप, फॉर्मूला क्या बनता है इस नाइट्राइड का, Li3n। तो बाकी सबके सब देखो यहां पर सारे नाइट्राइड बनाते हैं, यहां पर सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बाकी इनमें से कोई भी नाइट्राइड फॉर्म नहीं करता है। तो ये आप ध्यान रखें, ये पॉइंट इनको डिफरेंशिएट करता है एल्कली मेटल से। जहां एल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बना सकता है, यहां पर सबके सब नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है कि लिथियम बना रहा है, ये सब बना रहे हैं, लेकिन ये नाइट्राइड फॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखो नाइट्राइड फॉर्म होता है मेटल की रिएक्शन अगर हम नाइट्रोजन के साथ करवाएं तो वो क्या बनाता है, नाइट्राइड फॉर्म करता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर इतनी एनर्जी अवेलेबल है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और मेटल का नाइट्राइड फॉर्म होगा। अदरवाइज ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो मेटल का नाइट्राइड भी फॉर्म नहीं हो सकता है। तो डिफरेंस कहां पर आता है, देखो ये जो आपकी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये सबके ऊपर +2 चार्ज होता है। जब ये नाइट्राइड आयन के साथ कंबाइन होंगे तो ये M3N2 टाइप का आयनिक नाइट्राइड बनाते हैं। आयनिक नाइट्राइड मतलब यहां पर एक आयनिक क्रिस्टल बनेगा और इस केस में लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। जैसा हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा हुआ है, आयन के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा, देखो +2 -3, आयंस के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा जो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है वो भी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल केस में हाई लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। वहीं पर अगर आपके पास एल्कली मेटल है और वो रिएक्ट कर रही है तो इनके ऊपर सिर्फ +1 चार्ज होता है, चार्ज कम है, इसलिए यहां पर क्या होती है, लैटिस एनर्जी थोड़ी कम रिलीज होती है। लेकिन लिथियम के केस में क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है। तो छोटे साइज की वजह से लिथियम के केस में भी हाई लैटिस एनर्जी रिलीज होती है, जबकि यहां पर लैटिस एनर्जी क्या होती है, कम होती है। किसके लिए, बाकी एल्कली मेटल्स के लिए, सोडियम से लेकर सीजियम तक। तो डिफरेंस है, यहां पर जो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है वो सफिशिएंट होती है कि वो इस N2 बॉन्ड को ब्रेक कर दे, और जैसे ही N2 बॉन्ड ब्रेक होगा आपके पास मेटल नाइट्राइड फॉर्म हो जाता है। लिथियम के केस में भी सफिशिएंट एनर्जी रिलीज हो जाती है और वो भी बॉन्ड को ब्रेक करके N3- आयन से कंबाइन होता है और लिथियम नाइट्राइड फॉर्म कर सकता है। लेकिन सोडियम, सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब मेटल्स के केस में इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है कि वो नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर पाए, और इसलिए ये मेटल्स नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होके नाइट्राइड फॉर्म नहीं करती हैं। तो आप ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है क्यों सोडियम से लेकर सीजियम तक की मेटल्स नाइट्राइड फॉर्म नहीं करती। तो मैं इसको रीजन फॉर्म में लिखवा रहा हूं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड लिथियम हैव हाई, या ऐसा मत लिख के आप लिखो, in case of alkaline earth metals and lithium, the lattice energy released during the formation of nitride is sufficient enough to break N triple bond N bond, whereas for other alkali metals
एनर्जी रिलीज्ड इज लेस। ठीक, तो आप ध्यान रखें, रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यों एल्कलाइन अर्थ मेटल तो सारे नाइट्राइड बना रहे हैं, लेकिन एल्कली मेटल सबके सब नाइट्राइड फॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि एल्कली मेटल के केस में जो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है वो एन ट्रिपल बॉन्ड एन को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है, इसलिए ये मेटल्स नाइट्राइड फॉर्म नहीं करते हैं। देखो इनकी एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सेम एल्कली मेटल्स की तरह ही है कि these nitrides form ammonia gas on reaction with water। तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये सब के सब अमोनिया गैस रिलीज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं CA3N2 का, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा CaOH होल ट्वाइस प्लस साथ में बनाएगा NH3 गैस 6H2। ठीक, तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है और ये सारे के सारे नाइट्राइड्स इसी तरह से वाटर से रिएक्ट करेंगे और क्या करते हैं, अमोनिया गैस रिलीज करते हैं। तो यही काम लिथियम नाइट्राइड भी करता है। लिथियम नाइट्राइड की अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो LiOH अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ क्या बनाता है, अमोनिया। ठीक है, चलो, तो ये थे नाइट्राइड्स, इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं कार्बाइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये भी आपने इनमें कुछ चीजें जो पहले पढ़ी हुई है, अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो देखो नेक्स्ट अपने कार्बाइड्स, अभी क्या है, जैसे अभी तो आपने के सारे MH2 टाइप के हाइड्राइड सबके सब M3N2 टाइप के नाइट्राइड बनाते हैं, वैसा यहां पर नहीं होता है। ये मेटल्स अलग अलग टाइप के कार्बाइड्स बनाते हैं। सिंस ये अलग अलग टाइप के कार्बाइड्स बनाते हैं तो हम इनको अलग अलग तरीके से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेरिलियम कार्बाइड की। बेरिलियम कार्बाइड, ठीक, तो बेरिलियम कार्बाइड होता है BeC2। ठीक, तो ये BeC2 टाइप का कार्बाइड बनाता है विच कंटेन्स C4 माइनस आयन। ठीक, तो देखो ये C4 माइनस आयन है इसके अंदर, तो B पे 2+ चार्ज, कार्बन पे 4-, क्रिस क्रॉस रूल मल्टीप्लाई करोगे, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, B2C, सॉरी नॉट BeC2, दिस विल बी B2C। ठीक, तो ये B2C टाइप का कार्बाइड फॉर्म करता है कौन, बेरिलियम। ठीक है, फर्दर इस कार्बाइड का हम कुछ नाम रखते हैं, आपको याद हो मैंने आपको P ब्लॉक में पढ़ाए थे, मेथेनामाइड, एसिटिलाइड, वो सबकी नेमिंग कैसे होती है। दिस B2C ऑन रिएक्शन विद वाटर फॉर्म्स मीथेन। वाटर के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनाता है, मीथेन, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मीथेनामाइड। सॉरी, मीथेनाइड, नॉट मीथेनामाइड, दिस इज कॉल्ड मीथेनाइड। ठीक, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, सिंस ये पानी के साथ रिएक्ट करके मीथेन बना रहा है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, मीथेनाइड। B2C प्लस आप इसकी रिएक्शन वाटर से करवाओ तो ये क्या बनाएगा, ये आपके पास बनाएगा BOH होल ट्वाइस अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ CH4। तो सिंस ये मीथेन फॉर्म करता है, इसमें C4, देखो सब कुछ यहां डिपेंड करता है C4 माइनस आयन पे। C4 माइनस आयन वाटर से 4H प्लस लेगा और 4H प्लस लेकर वो क्या बना देगा, CH4 बना देगा। तो ये कार्बाइड को मीथेनामाइड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मीथेन फॉर्म करता है। आई बात समझ में। तो अपना पहला कार्बाइड बेरिलियम कार्बाइड। ठीक, सेकंड जो अपने पास
कार्बाइड है, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला इससे थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक। तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। अभी देखो वो Be2C था, ये CaC2 है। CaC2 में कौन से टाइप का आयन होता है? CaC2 में C2 टाइप ऑफ आयन होता है। तो Ca2 प्लस C2 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा? CaC2 बनेगा। तो जहां पर बेरिलियम Be2C टाइप का कार्बाइड बनाता है, वहीं पर कैल्शियम CaC2 टाइप का कार्बाइड बनाता है। वहां पर C4- आयन होता है, जबकि यहां पर कौन सा होता है? C2 2 आयन होता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, दिस कार्बाइड इज नोन एज, देखो जैसे उसको हम मिथामाइड बोलते थे, इसको हम बोलते हैं एसिटिलाइड। क्या बोलते हैं? एसिटिलाइड। क्यों बोलते हैं? एज इट फॉर्म्स एसिटिलीन, जिसको आप इथाइन भी बोलते हो, C2H2 ऑन रिएक्शन विद वाटर। तो देखो कार्बाइड्स की यही प्रॉपर्टी होती है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं उसी के बेसिस पर इनका नाम रखा जाता है, इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो CaC2 के अंदर C2 2 आयन है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, प्रेडिक्ट करना मैंने आपको सिखाया। ये वाटर से H+ लेगा, C2 2 माइनस चार्ज इसके ऊपर, वाटर से 2 H+ लेगा, तो CaC2 प्लस H2O। ये क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा CaOH होल ट्वाइस अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ C2H2, दैट इज योर HC ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन, जिसे आप एसिटिलीन के नाम से भी जानते हो। तो सिंस ये वाटर के साथ रिएक्ट करने पर एसिटिलीन फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं? एसिटिलाइड रखते हैं। तो बेरिलियम कार्बाइड को मिथामाइड बोलते हैं क्योंकि वो मीथेन बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड को हम एसिटिलाइड बोलते हैं क्योंकि ये क्या बनाता है? एसिटिलीन बनाता है। तो ध्यान रखना, बेरिलियम कार्बाइड में C4- आयन होता है, सबसे कॉमन कार्बाइड होता है C4-। उसके बाद यह है आपका एसिटिलाइड, जिसको हम C2 2 से डिनोट करते हैं। ऐसे ही आपको मैग्नीशियम का भी कार्बाइड मिलेगा जो इनसे डिफरेंट है, कॉपी करो, फिर हम उसकी बात करते हैं। फिर देखो मैग्नीशियम कार्बाइड, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये एकमात्र अकेला है जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और कोई दूसरा इस टाइप का कार्बाइड आपको नहीं मिलता है। देखो मैग्नीशियम बनाता है कार्बाइड ऑफ टाइप Mg2C3, जिसके अंदर C3 4- आयन प्रेजेंट होता है। तो आप कंपाउंड का फॉर्मूला बनाओ, Mg2 प्लस C3 4-, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा? Mg2C3, ठीक। बात नंबर 1। बात नंबर 2, Mgc2 भी बनता है। Mgc2 ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू Mg2C3। तो जो Mgc2 होता है, अगर आप उसे हीट करोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Mg2C3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। फिर जैसे उसको मिथेनाइड बोला, इसको एसिटिलाइड बोला, इनको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ अलाइलाइड। क्या बोलते हैं इनको हम? अलाइलाइड, ठीक। तो ये क्या होता है? बेसिकली दिस ऑन रिएक्शन विद वाटर इट फॉर्म्स प्रोपाइन और एलाइलिन, ठीक। इसलिए हम इनको अलाइलाइड बोलते हैं। तो बस बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। Mg2C3, जैसे मैंने आपको बताया C3 4-, बताओ कितने H+ लेगा? 4 H+ 3 कार्बन के बीच में डिवाइड होना है। तो ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो एक तो ये बनाएगा MgOH होल ट्वाइस, साथ में बनाता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH,
विच इज योर प्रोपाइन। तो आप इसको प्रोपेनाइड भी बोल सकते हो या फिर उनको क्या बोलते हैं, एलाइलाइड्स बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो, 3H2O और 3H2O, ये आपके पास आएगा MgOH होल ट्वाइस। तो बैलेंसिंग थोड़ी आपको इसकी देखनी पड़ेगी। ये 2MgOH होल ट्वाइस, ये बनाओ 4H2O, 4 + 4 8। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। ये आपने कॉपी कर लिया होगा। तो देखो, हमने यहाँ 3 मेटल्स देखे और तीनों ही अलग अलग टाइप के कार्बाइड्स बना रहे हैं। ठीक है, तो जो कार्बाइड्स हैं उनके बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो बनाता है बेरिलियम Be2C, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिथेनाइड, मिथेनाइड। दूसरा आपके पास बनाता है कैल्शियम CaC2, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटिलाइड, क्योंकि ये एसिटिलीन बनाता है। और तीसरा है आपका Mg2C3, जिसे हम एलाइलाइड के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके अंदर C4- आयन होता है, इसके अंदर C2 आयन होता है, और इसके अंदर कौन सा आयन होता है, C3 आयन होता है। तो अलग अलग टाइप के आयन होते हैं और डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ आयन आपको, ये 4- है तो 4 वाटर से H+ लेकर CH4 बनाएगा। इस पे 2- है, ये C2H2 बनाएगा। इस पे 4- है, ये C3H4 फॉर्म करेगा। इस तरह से ये अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं और इन्हीं के बेसिस पर हम इनकी नेमिंग करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये, इसको आप बना ले समराइज करके, और कभी भी रिवाइज करो तो इस पॉइंट को आप जरूर रिवाइज करना, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्दर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहां पर कैल्शियम कार्बाइड की विद नाइट्रोजन। वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। इस बार भी मेडिकल एग्जाम के अंदर ही पूछी गई थी। ठीक है, देखो क्या होती है रिएक्शन, क्या कंपाउंड बनता है, और कुछ चीजें आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक, तो बात करते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बाइड्स विद नाइट्रोजन। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, हमें रिएक्शन पढ़नी है कैल्शियम कार्बाइड की। जो आपका कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2 ऑन रिएक्शन विद नाइट्रोजन एट अराउंड 1100 डिग्री सेल्सियस फॉर्म्स कैल्शियम साइनामाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaCnC, या फिर आप इसे CaNCN, या फिर आप इसे CaCN2 के नाम से भी जानते हो। ध्यान देना, डिफरेंस है CaCN2 और CaCN होल ट्वाइस, इन दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस है। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम साइनाइड। ये तो क्या है, कैल्शियम साइनाइड है। जबकि CaCN ट्वाइस, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम साइनामाइड। तो इतना सा डिफरेंस है। CaCN होल ट्वाइस तो होता है कैल्शियम साइनाइड, जबकि CaCN2 एक तो पूरा होल ट्वाइस है, एक सिर्फ नाइट्रोजन के साथ 2 है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम साइनामाइड। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, डिफरेंस कैल्शियम साइनाइड और कैल्शियम साइनामाइड में। कैल्शियम साइनाइड में Cn का होल ट्वाइस आएगा, जबकि कैल्शियम साइनामाइड में सिर्फ नाइट्रोजन के 2 एटम्स होते हैं। फर्दर, ये जो आपका कैल्शियम साइनामाइड होता है, इट कंटेन्स CN2 टाइप ऑफ आयन। ठीक है, CaCN2 टाइप का आयन होता है, एंड दिस आयन इज isoelectronic and isostructural with CO2, यानी इसकी स्ट्रक्चर भी CO2 से रिजेंबल करती है और उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जितने CO2 में होते हैं उतने होते हैं। गिनो, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 into ऑक्सीजन के 8, 16 + 6 22 इलेक्ट्रॉन्स। यहां गिनो, कार्बन 6,
7 2 जा 14, 6 प्लस 14 20 और 2 माइनस की वजह से यहां पर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इसके पास भी 22 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है ही स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है, CO2 की स्ट्रक्चर आपको याद होगी, लीनियर स्ट्रक्चर होती है, C डबल बॉन्ड O। तो सेम ऐसी स्ट्रक्चर है साइनामाइड आयन की, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और दोनों नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आता है। तो देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल भी है, दोनों की स्ट्रक्चर भी एग्जैक्ट क्या होती है सेम। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन तो हमने लिखी नहीं, सबको डिस्कस कर लिया, इसलिए रिएक्शन भी यहां पे लिख देते हैं। CaC2 कैल्शियम कार्बाइड जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, CaCN2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप जरूर से याद रखें क्योंकि आपके बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, तो ये आपकी अल्टीमेट रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, CaCN2 फॉर्म करता है। ठीक, यही रिएक्शन देखो, कैल्शियम कार्बाइड ये रिएक्शन शो करता है और कोई भी कार्बाइड शो नहीं करता है। अगर आप यहीं पर बेरिलियम कार्बाइड की रिएक्शन करवाओ BaC2 की, तो BaC2N2 से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, BaCN होल ट्वाइस। यहां पे प्लस कार्बन और कर देना। ठीक, तो जहां पर ये बेरिलियम साइनाइड बना रहा है, दिस इज बेरियम साइनाइड, तो कैल्शियम क्या बनाता है, कैल्शियम बनाता है कैल्शियम साइनामाइड। ठीक, आई होप आप इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस को समझोगे और इसको याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज यहां पर एक क्वेश्चन है, कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम साइनामाइड, ऑप्शन में बोल देगा कि कैल्शियम की रिएक्शन नाइट्रोजन से करवाई, बताओ क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो ऑप्शन में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, आपको ध्यान रखना है साइनामाइड मिलेगा। साइनामाइड आयन ये होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CO2 के बराबर होते हैं और इसकी स्ट्रक्चर भी CO2 से रिजेंबल करती है। कॉपी करो। फिर देखो कैल्शियम साइनामाइड की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अपने पे ध्यान रखनी है, दैट इज on hydrolysis it forms CaCO3 along with NH4OH। तो अगर आप कैल्शियम साइनामाइड का हाइड्रोलिसिस करवाओ, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, तो बनेगा CaCO3 along with formation of NH4OH। ठीक, तो अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ये 2NH4OH और ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन। ठीक, तो यहां पर देखो अमोनिया नहीं मिलती है, अमोनिया क्या मिलता है आपको, NH4OH मिलता है और साथ में क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये थे नाइट्राइड्स, इनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ध्यान रखना सबके सब नॉट नाइट्राइड्स, कार्बाइड्स, सबके सब अलग अलग टाइप के कार्बाइड्स बनाते हैं। बेरिलियम Be2C, कैल्शियम CaC2 और मैग्नीशियम क्या बनाता है, Mg2C3। फर्दर कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओ तो वो साइनाइड नहीं बनाकर साइनामाइड बनाता है, जबकि बाकी मेटल्स क्या बनाएंगे, उनके रेस्पेक्टिव साइनाइड्स बनाएंगे। साइनामाइड की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई दी है, बार बार क्या रिपीट करूं, इसे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो, तो यहां खत्म होते हैं हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। बस आप मुझे आपको एक और छोटी सी चीज से मिलवाना है, छोटा सा टॉपिक ही मान लो आप, कभी कभी ये भी आपसे पूछ लेते हैं और जनरल लाइफ में इसका बहुत यूज होता है, बस इसीलिए हम इसको यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सीमेंट। आपने जिप्सम पढ़ाई था, CaSO4.2H2। ठीक, तो सीमेंट बेसिकली क्या होता है, सीमेंट कुछ नहीं है, सीमेंट एक मिक्सचर है। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम, एल्यूमिनेट्स एंड सिलिकेट्स। कैल्शियम के अलग अलग एल्यूमिनेट्स और सिलिकेट्स का जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंट। इसमें अलग अलग तरह के कंपाउंड सकते हैं, हो सकता है 2CaO.SiO2, 3
CaO.SiO2, 3CaO.Al2O3 या 4CaO.Al2O3.Fe2O3। तो ये देखो, ये सिलिकेट्स, ये एल्यूमिनेट्स, ये सब के सब प्रेजेंट होते हैं सीमेंट के अंदर। तो सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स का मिक्सचर ये जो मिलता है, इस मिक्सचर को मिलाकर क्या बनती है? पूरी सीमेंट। यानी अगर आप सीमेंट के अंदर बात करो तो सीमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। इसमें CaO प्रेजेंट होता है, इसमें SiO2 प्रेजेंट होता है, इसमें Al2O3 प्रेजेंट होता है, इसमें Fe2O3 प्रेजेंट होता है। सब अलग अलग पोर्शंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कैल्शियम कुछ भी नहीं है, सॉरी सीमेंट कुछ भी नहीं है, कैल्शियम के एल्यूमिनेट्स और सिलिकेट्स का एक मिक्सचर होता है। इनकी नेमिंग बड़ी आसान है। बताओ कितना कैल्शियम है? 2। तो इसे हम बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट। ऑल्दो आपको ये फॉर्मूले में रटने नहीं है, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि कैल्शियम के सीमेंट के अंदर कैल्शियम के सिलिकेट्स होते हैं और साथ में क्या होते हैं? एल्यूमिनेट्स। बताओ कितना कैल्शियम है? हाँ, तो इसका नाम क्या हो गया? वेरी गुड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। सेम इसी तरह इसका नाम क्या होगा? ट्राई कैल्शियम। ये क्या बन जाएगा? एल्यूमिनेट। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। ठीक, तो इस तरह से ये आपका सीमेंट फॉर्म होता है। फर्दर छोटी चीज आप ध्यान रख लेना, सीमेंट के रॉ मटेरियल सीमेंट को बनाने के लिए क्या क्या काम में आता है? एक तो काम में आता है लाइम, दैट इज योर CaCO3, जो आपको प्रोवाइड करवाता है CaO। ठीक, एक काम में आती है सिलिका, विच प्रोवाइड्स क्या? SiO2। लाइम काम में आता है जो CaO प्रोवाइड करवाता है, सिलिका काम में आती है जो SiO2 प्रोवाइड करवाती है आपके पास। ठीक, उसके अलावा Fe2O3 काम में आता है एंड Al2O3, या एक और चीज काम में आती है, मेन कंपोनेंट जो होता है दैट इज जिप्सम। क्या है जिप्सम? जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2। तो ये सीमेंट का मेन कंपोजिशन होता है। सिलिका के साथ साथ Al2O3 और Fe2O3 भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं, जो इसके मेन कंपोनेंट्स में काउंट होते हैं। बट 3 मेन कंपोनेंट ये है, ये तो इम्प्योरिटीज के फॉर्म में सिलिका में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें अलग से इनको मिलाने की जरूरत नहीं होती है। तो एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दैट इज कॉल्ड सीमेंट। क्लियर? चलो, तो आज हम लोग ऐसा करते हैं, यहीं तक रुकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अब लास्ट पार्ट बचा है वो सिर्फ बहुत छोटा सा पार्ट है। दैट इज, एक तो हमको देखना है एनोमोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम अपने ग्रुप के सारे मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो जैसे लिथियम था वैसे बेरिलियम शो करता है। फिर हम लोग बात करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप की। ठीक, एक हमें बायोलॉजिकल रोल देखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो ऐसा करते हैं, बायोलॉजिकल रोल आज कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी पार्ट फिर हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जहां पर हम डायगोनल रिलेशनशिप सीखेंगे और हम बेरिलियम का एनोमोलस बिहेवियर देखेंगे। तो आप कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल रूल्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की। तो देखो, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जैसे हमने कैल्शियम और पोटेशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कंपेयर की थी, वैसे ही हमें Ca2+ और Mg2+ की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखनी है। तो दोनों ही बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इधर हम बात कर लेते हैं Ca2+ आयंस की और इधर बात कर लेते हैं Mg2+ आयंस की। तो देखो, सबसे पहला काम तो आप जानते हो, कैल्शियम का मेन काम कहां पर होता है? बोन में। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कैल्शियम मिलता है वो बोन के अंदर मिलता है। तो सबसे पहला काम इसका काम होता है मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड सपोर्ट्स इन ओवरऑल ग्रोथ। तो एक तो बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ में सपोर्ट करता है और बोन्स का क्या करता है? मिनरलाइजेशन करता है। सेकंड, it activates certain type of enzymes
and is responsible for the excitation of nerves। ठीक, तो जो आपकी न्यूरो नर्व्स होती है उनके एक्साइटेशन के लिए क्या होता है, कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा क्या करता है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन को सपोर्ट करता है और बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के अंदर भी क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। तो 2-3 इसके मेन फंक्शंस होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, तो वो मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका ब्लड फ्लो होता है तो होता क्या है, जब बोलते हैं ना उसमें ब्लड रुक जाता है, ठीक है, थोड़ी देर हमने कट लगा दिया यहां पे, थोड़ी देर ब्लड फ्लो होगा, वो अपने आप रुक जाएगा। तो वहां पर क्या होता है, ब्लड कोगुलेट होता है, कोगुलेट होकर वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और क्या होता है, स्पॉट को बंद कर देता है जहां से ब्लीडिंग हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन। अगर आप ब्लड से कैल्शियम आयंस को हटा दोगे तो कट लगाने पर ब्लड रुकेगा ही नहीं, वो कॉन्स्टेंटली क्या करता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर काम में आता है। कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इट्स समथिंग लाइक कि आप दूध के अंदर नींबू निचोड़ दो तो क्या होता है, थोड़ी देर में सारा दूध इकट्ठा होकर एक जगह बैठ जाता है, जो भी क्रीम, जो भी सॉलिड्स होते हैं मिल्क के, वो सब एक जगह बैठ जाते हैं, ऊपर सिर्फ पानी फ्लोट करता रहता है। वो जो सॉलिड जिसको आप पनीर बोलते हो, पनीर ऐसे बनता है ना, दूध में आप नींबू निचोड़ दो, इसको हम दूध का फटना बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली कोगुलेशन। वहां पर मिल्क कोगुलेट हो गया है, मिल्क का सारा सॉलिड एक जगह आकर बैठ गया है। सेम वैसे ब्लड कोगुलेट होता है, उसके सारे सॉलिड्स एक जगह आकर रुक जाते हैं और वहां से क्या होती है, आपकी ब्लीडिंग स्टॉप होती है। ठीक, खैर, तो ये 3 चीजों में सपोर्ट करता है। वहीं अगर हम मैग्नीशियम आयन की बात करें तो मैग्नीशियम आयन का काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है टू एक्टिवेट सर्टेन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स लाइक, देखो, एक तो डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं उनको ये एक्टिवेट करता है, पेप्सिन, इनोलेज एटसेट्रा, इस तरह के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए क्या होते हैं, बहुत नेसेसरी होते हैं। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कैल्शियम आयन और ये मैग्नीशियम आयन एक दूसरे को काउंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, काउंटरैक्ट कैसे करते हैं, Ca2+ एंड Mg2+ आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर, दैट इज they counteract each other's effect। कहने का मतलब, इसने कोई काम किया तो इसका उल्टा काम करेगा, इसने न्यूरल सिग्नल्स को, नर्व्स को एक्टिवेट किया तो इनको वापस से क्या करने का काम करता है, डीएक्टिवेट करने का काम करता है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करते रहते हैं बैलेंस बनाने के लिए। और तीसरा, मैग्नीशियम का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रोल तो आप बचपन से ही पढ़ते आए हो, इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो मैग्नीशियम जो मेनली प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोफिल ही प्लांट्स के काम में आता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों के ही बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट रोल, ह्यूमन बॉडी में और ये प्लांट बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में इनके 2 इंपॉर्टेंट रोल है, कैल्शियम जहां पर बोन्स की हेल्थ को सपोर्ट करता है, ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है, और नर्व्स एंडिंग को एक्साइट करता है, न्यूरल सिग्नल्स को एक्साइट करने के काम में आता है। वहीं पर मैग्नीशियम का काम होता है कुछ इस तरह के एंजाइम्स को एक्टिवेट करना जिनसे हमारा बॉडी प्रोसेस चालू रहता है। दूसरा, ये टर्म याद रखना, एंटागोनिस्ट है दोनों एक दूसरे के, एंटो नहीं है, एंटा है, मतलब जो काम कैल्शियम करेगा मैग्नीशियम उसको रिवर्ट करने की कोशिश करता है ताकि बॉडी के अंदर बैलेंस बना रहे। ये तो आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलो, तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे छोटे छोटे, इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और आपने कंपाउंड्स देके आपने नाइट्राइड्स, कार्बाइड्स और हाइड्राइड्स के बारे में बात की और इनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस की।
कैल्शियम साइनामाइड वाली रिएक्शन याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम ऑलमोस्ट चैप्टर को फिनिश करने पर आ गए, आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, लेकिन अगर आप इसे टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करोगे तो आप वापस सब कुछ भूलते जाओगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना होता है, आपके पास लेक्चर है ही, हफ्ते में हर दिन, हफ्ते में नहीं मतलब हर दिन ही आप क्या करो, कोई भी एक पार्ट उठाओ इस लेक्चर का, उसको रिवाइज करो। या इससे भी अच्छा आप कोई भी एक कंपाउंड देख लो, आपने आज कार्बाइड देख लिए, मुझे तो आज कार्बाइड ही पढ़ना है, तो आप एक बार कार्बाइड्स का लेक्चर देख लो, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनमें बार बार स्ट्रेस देता हूं उनको आप रख लो लिख के, और बस दिन भर उनको घुमाते रहो, आपको पूरे दिन में वो आसानी से याद हो जाएंगे। इसके अलावा देखो इनको याद करने का और कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन ही लेक्चर देख लोगे, नोट्स बना लोगे तो आपको याद रह जाएगा, एफर्ट्स तो आपको डालने होंगे। खैर आप समझदार हो, ये काम आप कर लोगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बात करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम की और डायगोनल रिलेशनशिप की, और फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं।